नमस्कार। दोपहर 12 बजे के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक। 2047 के रोड मैप पर मंथन। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी। ममता बनर्जी को एक और झटका। टीएमसी सांसद प्रकाश चिकबड़ाई ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा। अमेरिका ईरान के बीच फिर भड़का युद्ध। अमेरिका के हालिया हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने का किया ऐलान। और आज रात से होगा फुटबॉल विश्व कप 2026 का आगाज। सह मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा पहला मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक चल रही है। विकसित भारत एट 2047 के लिए समावेशी मानव विकास विषय पर आयोजित इस बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। और इस बैठक में 2047 तक विकसित भारत के रोड मैप पर चर्चा हो रही है। बैठक में आयु, क्षेत्र, लिंग और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से परे प्रत्येक नागरिक के कल्याण और विकास को केंद्र में रखकर रणनीतियों पर चर्चा हो रही है। और बैठक में प्रभावी कार्यान्वयन तंत्र, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, डेटा आधारित प्रणालियों और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उपायों पर भी चर्चा होगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विकास प्राथमिकताओं को राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ जोड़ने पर बैठक में विशेष फोकस है। बता दें आपको कि विकसित भारत पर इस वक्त मंथन चल रहा है और विकसित भारत एट 2047 के लिए समावेशी मानव विकास ये इस विषय पर चर्चा हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। बता दें आपको कि ये एक अहम बैठक है। नीति आयोग की मीटिंग में विकसित भारत एट 2047 के लिए समावेशी मानव विकास विषय पर ये बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें तमाम तरह के भारत के लिए 2047 तक का विकसित भारत के रोड मैप पर चर्चा की जाएगी, जिसमें प्रत्येक नागरिक के कल्याण और विकास को केंद्र में रखकर रणनीतियों पर चर्चा होगी। साथ ही साथ इसमें प्रभावी कार्यान्वयन तंत्र, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, डेटा आधारित प्रणालियों और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर भी चर्चा की जाएगी। कह सकते हैं कि इसमें आयु, क्षेत्र, लिंग और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से परे हर एक नागरिक के कल्याण और विकास को केंद्र में रखा जाएगा। विकसित भारत एट 2047 के रोड मैप के लिए यह अहम चर्चा आज हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये 11वीं बैठक है। आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में धर्मांतरण के कथित मामलों को रोकने और उन पर कड़ी निगरानी रखने के लिए विशेष सेल का गठन किया जाएगा। राज्यपाल और कुल अधिपति आनंदीबेन पटेल ने शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षित माहौल बनाए रखने के लिए ये निर्देश दिए हैं। और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि KGMU और SGPGI में सामने आए कथित मामलों को गंभीरता से लेते हुए ये निर्णय लिया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय ने कुलपति के विशेष कार्य अधिकारी सुधीर M. बोबडे के पत्र के आधार पर अपने सभी संबद्ध मेडिकल और डेंटल कॉलेजों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। और इसी के तहत सभी संस्थानों से विशेष सेल गठित कर उसकी विस्तृत जानकारी मांगी गई है। और ये सेल छात्रों, डॉक्टरों और कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ किसी भी शिकायत पर नियम के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। और बता दें कि इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ मेडिकल कॉलेजों में धर्मांतरण के कथित मामलों को रोकने और उन पर कड़ी निगरानी के लिए विशेष सेल का गठन किया गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास लखनऊ से इस वक्त जुड़ गए हैं। विकास,
ये सेल का गठन किया गया है, जाहिर सी बात है कि ये एक राहत भरी खबर है। और इस गठन को आप किस तरह से देखते हैं, जिस तरह के मामले सामने आ रहे थे? प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं हुई, चाहे वो किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय हो, चाहे एसजीपीजीआई हो, यहाँ पर ऐसे मामले देखने को मिले। उसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने जांच की और जांच के बाद कुछ कार्रवाइयाँ की गई। इन्हीं सबके मद्देनजर प्रदेश की राज्यपाल ने चिकित्सा विश्वविद्यालय को यह निर्देश दिया है कि उनसे संबद्ध जितने भी मेडिकल कॉलेज हों, वहाँ पर धर्मांतरण को रोकने के लिए एक विशेष सेल का गठन किया जाए और इससे जुड़े मामले का निपटारा त्वरित हो सके, इस पर यह सेल काम करेगा। इसमें जो अधिकारी रहेंगे, इसमें जो यह कमेटी रहेगी, अगर कोई मामला होता है तो वो लंबित ना हो कि आज मामला आया उनके सामने और सालों बाद उसकी जांच रिपोर्ट आए और उसके बाद कहीं कार्रवाई की जाए। इसके लिए शीघ्र निस्तारण के लिए यह व्यवस्था की गई है और साथ साथ छात्र छात्राओं और कर्मचारियों, डॉक्टर, इन सभी लोगों में जागरूकता फैलाने की भी बात कही गई कि किसी भी प्रकार से कोई प्रलोभन देकर, दबाव डालकर धर्मांतरण के लिए विवश न कर सके। ऐसा ही मामला हमने देखा था लखनऊ के केजीएमयू में, जब हुआ था कि डॉक्टर छात्रा ने यह शिकायत की थी कि उसको उसके सीनियर ने प्रलोभन देकर धर्मांतरण करने पर मजबूर किया। और इसके बाद जांच कमेटी ने वहां की रिपोर्ट की थी। इसके बाद ये मामला पुलिस में गया और पुलिस के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी इस पर कार्रवाई की थी। वहीं एसजीपीजीआई में भी एक ऐसा मामला आया था जब पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके बेटी को धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया। तो ऐसे मामले ना आए। उत्तर प्रदेश में तमाम सारे मेडिकल कॉलेज हैं, डेंटल कॉलेज हैं, इन सभी जगहों पर एक सेल गठित करने के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने निर्देश जारी किए हैं कि इस तरीके के मामले प्रकाश में ना हो और आए तो उन पर कड़ाई से कार्रवाई हो सके। उत्तर प्रदेश राज्य में एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये आदेश जो है वो सिर्फ मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के लिए ही है या फिर तमाम शैक्षणिक संस्थानों के लिए है? हाल फिलहाल अभी ये उत्तर प्रदेश में जो चिकित्सा विश्वविद्यालय हैं और उनसे संबद्ध जो मेडिकल कॉलेज हैं और डेंटल कॉलेज हैं, केजीएमयू है, एसजीपीजीआई है, इन जगहों के लिए यह निर्देश जारी किए गए हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यहाँ की कुलाधिपति होती हैं, उनकी तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं और इस निर्देश के बाद तमाम सारे मेडिकल कॉलेज जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थापित हैं, डेंटल कॉलेज स्थापित हैं, राजधानी लखनऊ में जो कॉलेज है, चिकित्सा विश्वविद्यालय है, एसजीपीजीआई है, इटावा में एसजीपीजीआई है, इन सभी जगहों पर यह आदेश लागू होगा और वहां पर एक सेल का गठन किया जाएगा। यह सेल तमाम सारे मामले अगर उसके सामने जो भी आएंगे, जो भी घटनाएं होंगी, उनका निस्तारण के लिए वह कमेटी रहेगी और डेडिकेटेड रहेगी। अब लोगों को भी अपनी शिकायत करने के लिए, छुपाने के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि उनको लगेगा कि अब सेल बनी है, अगर उनके साथ ऐसी कोई घटना होती है या कोई और देख रहा है कि कोई ये घटना कर रहा है, वो भी जाके शिकायत कर सकता है। फिलहाल ऐसे मामलों में जो प्रलोभन देकर, दबाव देकर धर्मांतरण की कार्रवाई की जाती है, घटनाएं अंजाम दी जाती हैं, उन घटनाओं को रोकने में एक बहुत बड़ी पहल है ये। जी विकास, जाहिर सी तौर पर इन संस्थानों में छात्रों के लिए एक सुरक्षा का माहौल बनाया गया है और इसमें कुछ जागरूकता की बात भी कही जा रही है, तो किस तरह से ये जागरूकता भी क्या फैलाई जाएगी इसमें? जी बिल्कुल, जागरूकता की बात रहेगी। कमेटी के द्वारा ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी कर्मचारी हैं, जो भी चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे वो छात्र छात्राएं हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, इन सभी को इस बारे में सचेत भी किया जाए, क्योंकि मानसिक तौर पर तमाम सारे लोग तैयार नहीं होते। हो सकता है किसी दबाव में आ जाए, किसी प्रलोभन में आ जाए या किसी के झांसे में आ जाए। ये ऐसे मामले हमने देखा, राजधानी लखनऊ में ही ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो ऐसे में लोगों को सचेत करने के लिए अगर उनके पाठ्यक्रम के साथ में थोड़ी बहुत चीज़ें उनको बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी, उनकी काउंसलिंग की जाएगी, तो बेहतर है कि वो इस तरीके की घटनाएं जो अचानक उनके साथ घटित हो जाती हैं, जिसमें व्यक्ति स्वयं नहीं समझ पाता है, वो समझेगा, जागरूक होगा और आगे के लिए सजग रहेगा। जी विकास, आपने बताया कि इस तरह से ये सेल काम करेगा, साथ ही साथ जागरूकता का भी ये काम करेगा, एक तरह से एक बेहतर माहौल इसमें सामने आएगा। जी बिल्कुल, एक बेहतर वातावरण सामने आएगा, क्योंकि शैक्षिक
संस्थान है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे डेंटल कॉलेज हो, चाहे चिकित्सा विश्वविद्यालय हो, यहाँ पे तमाम सारे छात्र अपना भविष्य बनाने के लिए आते हैं और वो कड़ी मेहनत करते हैं और कड़ी मेहनत के बाद ही उन्हें जब सफलता मिलती है तब उनका सिलेक्शन होता है। ऐसे में वो अपने कैरियर पे ध्यान न देकर अगर इन चीज़ों के जाल में फंस जाते हैं तो निश्चित रूप से उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए और वहाँ काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनका भी जीवन अच्छे से व्यापन हो, इन सब चीज़ों के लिए उनके जीवन में कोई संकट ना आए, इस तरीके से किसी मुसीबत में न फंसे, तो ये सेल आने वाले समय में उनकी एक लिए बड़ी मददगार साबित होगा। बड़ा फैसला लिया गया है उन छात्रों के लिए, उनका निस्तारण भी शीघ्र होगा। जी विकास, एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है वहाँ के माहौल को सुरक्षित बनाने के लिए और साथ ही साथ उन छात्रों के लिए भी जो वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं, ना कि धर्मांतरण के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद विकास। और आगे बढ़ते हैं जहां टीएमसी को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल टीएमसी के राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक बड़ाई ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। बड़ाई ने इस्तीफा राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को सौंपा है और कहा है कि वे तत्काल प्रभाव से राज्यसभा की सदस्यता छोड़ रहे हैं। बड़ाई से पहले सुखेंदु शेखर रॉय और सुष्मिता देव भी पद छोड़ चुकी हैं, जिसके बाद टीएमसी के राज्यसभा सांसदों के इस्तीफे की संख्या 3 हो गई है। आपको बता दें कि टीएमसी में लगातार विधायक और सांसद बागी हो रहे हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर के आकाशवाणी केंद्र का दौरा किया और रामगढ़ में 20 केवी एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल उद्घाटन किया। और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की विशेष व्यवस्था हो सके और इसी के लिए काम चालू किया गया है। कश्मीर से लेकर कच्छ तक बॉर्डर इलाकों पर आकाशवाणी एफएम के ट्रांसमीटर और दूरदर्शन के सेंटरों की व्यवस्था की जा रही है। कश्मीर से लेकर कच्छ तक कंप्लीट बॉर्डर एरिया में प्रॉपर आकाशवाणी के एफएम के ट्रांसमीटर्स, दूरदर्शन के सेंटर्स, ये सारे के सारे व्यवस्थित तरीके से करे जाएंगे। आज जैसलमेर में 20 किलोवाट का एक नया एफएम ट्रांसमीटर का आरंभ हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि केवल जैसलमेर नहीं बल्कि आसपास के सभी क्षेत्रों को वो कवर करेगा। करीब 80 किलोमीटर का रेडियस कवर करेगा और जैसलमेर ज़िले के करीब 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल इससे कवर होगा। और साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जयपुर के रेलवे स्टेशन का नाम भी तेजी से आगे बढ़ा है। पूरे राजस्थान में करीब 85 स्टेशन का नाम बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा है और साथ ही जयपुर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और डाटा सेंटर का भी काम किया जा रहा है। आज मंजू दीदी के रिक्वेस्ट पर उसको रेगुलर करने का निर्णय भी लिया गया है और साथ ही जयपुर में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और दूसरा एक डेटा सेंटर, इसका भी आगे काम बढ़ाया जाएगा। जयपुर के स्टेशन का काम तो आपने देखा ही है सभी ने, काम बहुत अच्छा चल रहा है, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जयपुर में क्या पूरे राजस्थान में करीब 85 स्टेशंस का काम बहुत ही अच्छे तरीके से आगे जा रहा है। तो वहीं मोदी सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देशवासियों को ऐसा नेतृत्व मिला है जो बहुत संवेदनशील है और पीएम सभी देशवासियों की जरूरत को समझते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा है। हमारे देश में आज ऐसा नेतृत्व है जो संवेदनशील है, बहुत ही मेहनत करने वाले हैं और जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप नीतियों का निर्धारण करते हैं और पूरे हर वक्त राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना से काम करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कल डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर का एक नई प्रतिष्ठा हासिल हुई। उसके लिए हम सब देश भर में हर्ष से उल्लासित हैं और हम सब के सब गौरवान्वित हैं कि ऐसी जब दुनिया सारी एक विषम परिस्थितियों से गुजर रही है, ऐसे में देश में इतना अच्छा नेतृत्व मिलना ये भारत के लिए सौभाग्य की बात है। और यहाँ बुलेटिन में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।
घर का खर्च चलाने के लिए रोहन की पढ़ाई वाली एफडी तोड़नी पड़ी और उसके डॉक्टर बनने का सपना भी। काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दे दी। अमरावती नया शहर बन रहा है और नए शहर में कई सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के कार्यालय हैं और इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा और इसके लिए लगभग 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। और आइए आपको दिखाते हैं इससे जुड़ा ये वीडियो। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती, एक ऐसा शहर जो 21st सेंचुरी की जरूरतों को देखकर डिजाइन हो रहा है। स्क्वायर ग्रिड लेआउट, परपेंडिकुलर सड़कें और प्लान्ड सेक्टर्स। एक नई राजधानी को सच बनाने के लिए उसे स्टेप बाय स्टेप डेवलप करना होता है। पहले मास्टर प्लान, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और फिर वो इकोसिस्टम जो उसे एक वर्ल्ड क्लास कैपिटल बनाता है। अमरावती आज उसी अगले पड़ाव पर है। इसी सोच के साथ कैबिनेट ने 2 बड़े फैसले लिए हैं। पहला फैसला, एक इंटीग्रेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स, जमीन 5.5 एकड़, कंस्ट्रक्टेड एरिया 23 लाख स्क्वायर फीट, जो कि 2 ब्लॉक्स में होंगे। अनुमानित लागत 1299 करोड़। अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है। दूसरा फैसला, कर्मचारियों के लिए मॉडर्न रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं उनको एक जगह कंसोलिडेटेड वे में बनाने के लिए आज ये फैसला लिया। जमीन 17 एकड़, क्वार्टर्स 1500 रेजिडेंशियल फ्लैट्स, अनुमानित लागत 1234 करोड़ रुपए। ऑफिस के ठीक पास एक ही जगह पर एक बेहतरीन कम्युनिटी, यानी एक इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव इकोसिस्टम। अमरावती दुनिया के सामने एक प्लान्ड, मॉडर्न और फ्यूचर रेडी कैपिटल बनकर उभरेगा। और आगे बढ़ते हैं, जहां एथेनॉल मिश्रित ईंधन को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 22, 25, 27 और 30% एथेनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल यानी कि E22, E25, E27 और E30 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से छूट देने की घोषणा की है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार इन ईंधनों पर 0 एक्साइज ड्यूटी लागू होगी, बशर्ते कि ये भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशों के अनुरूप होंगे। ये छूट केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 5A के तहत दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक छूट तभी मिलेगी कि जब पेट्रोल पर आवश्यक कर का भुगतान किया गया हो और मिश्रण में इस्तेमाल एथेनॉल पर लागू GST जमा किया गया हो। गौरतलब है कि भारत पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण यानी कि E20 का लक्ष्य तय समय से पहले ही हासिल कर चुका है। और आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि इस अहम फैसले की बारीकियां क्या हैं। यानी कि एथेनॉल मिश्रित ईंधन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें E22 और E30 पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी से मुक्ति मिल गई है। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क अब खत्म कर दिया गया है। ये एक तरह से एथेनॉल मिश्रित ईंधन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया गया है, जहां एथेनॉल वाले पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 0 कर दी गई है। और वित्त मंत्रालय की तरफ से यह अधिसूचना जारी हुई है, जिसमें एथेनॉल मिश्रित ईंधन को बढ़ावा दिया जा रहा है। BIS मानक के तहत IS 19850 के अनुरूप इस ईंधन पर छूट रहेगी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5A के तहत यह छूट दी गई है। पेट्रोल
पर कर और एथेनॉल पर जीएसटी भुगतान इसमें अनिवार्य होगा, तभी इस छूट का फायदा लोगों को मिल पाएगा। आपको बता दें कि E22 और E30 पेट्रोल एक्स पर एक्साइज ड्यूटी हटा दी गई है। वहीं E22 ईंधन में आपको बता दें कि 78% पेट्रोल होता है और 22% इसमें एथेनॉल होता है, और E25 में 25%, E27% एथेनॉल मिश्रण होता है, और E30 में ईंधन में 30% एथेनॉल मिश्रित रहेगा, और इन पर एक्साइज ड्यूटी से इनको मुक्ति मिली है। E30 तक के मिश्रण के मानकों को हाल में मंजूरी दी गई थी, और अब 22% से 30% मिश्रण पर नहीं लगेगा कोई भी टैक्स। उच्च एथेनॉल ईंधन के व्यावसायिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम किया गया है, और E20 से आगे ऊर्जा सुरक्षा की राह पर है। अब जहां पर आपको बता दें कि E20 से आगे बढ़ा भारत का एथेनॉल मिशन, यानी कि अब E30 और E22 पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। पश्चिम एशिया में संकट के बीच ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ये फैसला लिया गया है, जहां पे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने का लक्ष्य रखा गया है, और कार्बन उत्सर्जन में भी इसमें कमी आएगी। ये भी एक बहुत बड़ा मसला देखा गया है, जिसमें कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और जैव ईंधन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। घरेलू जैव ईंधन उद्योग को भी इसमें बढ़ावा मिलेगा। ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की रणनीति पर यह फैसला लिया गया है, जिसमें एथेनॉल मिश्रण भार बना है अब भारत की नई ऊर्जा। वैकल्पिक ईंधन पर सरकार का जोर है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरह से पश्चिम एशिया में संघर्ष जारी है, और उसी को देखते हुए ये बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेल के खबरों की, जहां फुटबॉल विश्व कप 2026 आज से शुरू हो रहा है। प्रतियोगिता का पहला मुकाबला मैक्सिको सिटी में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण होने जा रहा है। विश्व कप 2026 में 48 टीमें हिस्सा लेंगी और कुल 104 मैच खेले जाएंगे। 48 टीमों को 4-4 के 12 ग्रुपों में बांटा गया है। प्रतियोगिता की मेजबानी अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको मिलकर कर रहे हैं, और ये पहला मौका है कि जब 3 देश मिलकर फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करेंगे। प्रतियोगिता का फाइनल 19 जुलाई को न्यू जर्सी में खेला जाएगा, और सितारों की बात करें तो लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना मौजूदा चैंपियन है और अपने खिताब की रक्षा करने के लिए वो मैदान में उतरेगी। तो वहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल को पहली बार विश्व कप जिताना चाहेंगे, और नेमार भी अब तक विश्व कप नहीं जीते हैं, और वह भी 5 बार की चैंपियन ब्राजील को एक बार फिर से विश्व चैंपियन बनाना चाहेंगे। और किलियन एम्बापे की फ्रांस भी मजबूत नजर आ रही है, और साथ ही साथ टीनेजर स्टार लामिन यमाल के साथ स्पेन भी इस बार खिताब की दावेदार मानी जा रही है। यानी कि मुकाबला बहुत कड़ा होने जा रहा है। जर्मनी और इंग्लैंड भी तैयार हैं, तो वहीं 4 बार की विजेता लगातार तीसरी बार विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रही है। वहीं फुटबॉल हो और लियोनेल मेसी और रोनाल्डो की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। फीफा वर्ल्ड कप 2026 एक ऐसा मंच जहां सिर्फ ट्रॉफी की जंग नहीं होगी, बल्कि फुटबॉल के एक सुनहरे दौर की भावुक विदाई भी खेल प्रेमियों को देखने को मिलेगी। इस बार के विश्व कप में करोड़ों फैंस आखिरी बार मैदान पर लायनल मेसी की जादुई ड्रिबलिंग, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की दमदार फिनिशिंग और ल्यूका मॉड्रिच के मास्टर क्लास को देखेंगे। 2022 में कतर में हुए विश्व कप में अर्जेंटीना की खिताबी जीत में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले विश्व के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर्स में से एक लायनल मेसी को खेल प्रेमी अंतिम बार विश्व कप जैसी प्रतियोगिता में खेलते देखेंगे। मेसी ने अब तक 5 विश्व कप खेले हैं। उन्होंने 2006, 2010, 2014, 2018 और 2022 के विश्व कप में हिस्सा लिया। विश्व कप में उनके नाम 26 मैच में 13 गोल और 8 असिस्ट दर्ज है। 8 बार बैलों ड'ओर जीत चुके मेसी 39 साल के हो गए हैं और संभवतः आखिरी बार नीली सफेद जर्सी में विश्व कप खेलेंगे। मेसी के नाम सबसे ज्यादा फीफा विश्व कप मैच खेलने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। कतर में 2022 का विश्व कप फाइनल मेसी का 26वां विश्व कप मैच था।
लायनल मेसी ने फीफा विश्व कप के इतिहास में रिकॉर्ड 11 बार प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता है। अकेले कतर विश्व कप के दौरान ही उन्हें 5 बार प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से फुटबॉल जगत में अपने पैरों का जादू बिखेरने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो अभी तक विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। अब 41 साल की उम्र में उनके पास इस खेल की सबसे बड़ी ट्रॉफी जीतने का आखिरी मौका होगा। पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी ने लगभग हर ट्रॉफी अपने नाम की है, लेकिन वे कभी विश्व कप नहीं जीत पाए हैं। 5 बार के बैलों ड'ओर विजेता रोनाल्डो ने पुर्तगाल के लिए 226 मैच में 143 गोल किए हैं, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। वे अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। रोनाल्डो ने अब तक 5 फीफा विश्व कप खेले हैं। वे 2006, 2010, 2014, 2018 और 2022 के फीफा विश्व कप में खेले हैं। वे पहले पुरुष फुटबॉलर हैं जिन्होंने लगातार 5 फीफा विश्व कप में गोल किए। अब तक वे फीफा विश्व कप के इतिहास में 22 मैच खेलते हुए 8 गोल कर चुके हैं। क्रोएशिया के कप्तान ल्यूका मॉड्रिच भी शायद आखिरी बार विश्व कप में नजर आएंगे। 2018 फीफा वर्ल्ड कप में टीम को फाइनल तक पहुंचाकर गोल्डन बॉल का पुरस्कार उन्होंने अपने नाम किया था। 2022 के विश्व कप में वे अपनी टीम को तीसरे स्थान तक लेकर गए। अपनी सटीक पासिंग और करिश्माई नेतृत्व के लिए जाने जाने वाले मॉड्रिच 2026 विश्व कप में भी अपनी टीम का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। ब्राजील के सुपरस्टार नेमार भी 2026 में अपना आखिरी विश्व कप खेल सकते हैं। नेमार ब्राजील के लिए 79 अंतर्राष्ट्रीय गोल कर चुके हैं और पेले के रिकॉर्ड की बराबरी कर चुके हैं। हालांकि चोटों ने उनके करियर को कई बार प्रभावित किया है, लेकिन बड़े मैचों में उनका प्रभाव अब भी बेहद खास माना जाता है। बेल्जियम के मिडफील्ड जादूगर केविन डी ब्रायन के नाम 100 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच हैं। अपनी सटीक पासिंग और विजन के लिए मशहूर केविन डी ब्रायन बेल्जियम की गोल्डन जनरेशन का अहम चेहरा रहे हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो इस बार का फीफा वर्ल्ड कप बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है, जहां कई बड़े खिलाड़ी अपने आखिरी मुकाबले खेलने को तैयार हैं और साथ ही साथ उनकी कोशिश यही होगी कि वो अपनी आखिरी बार अपनी टीम को जिता पाएं। इसी के साथ ही हमारा ये बुलेटिन यही खत्म होता है, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। मुझे अनुमति दें, नमस्कार।